पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट हैं। पार्ट ए जो है इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिलेबस में लिया गया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेसिकली इसमें इंडियन हिस्ट्री भी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इसके अंदर, सॉरी इंडियन हिस्ट्री भी है और एमपी हिस्ट्री भी है इसके अंदर। ये जो पार्ट ए है फर्स्ट पेपर, इसको दो भाग हटा, 150 पार्ट ए और 150 पार्ट बी। ठीक, जो 5 यूनिट्स दी गई हैं, हर एक यूनिट से मतलब 5 यूनिट्स है पार्ट ए के अंदर, हर एक यूनिट से 3 मार्कर, 2 मार्क, 2 लघु उत्तरी, मतलब 3 मार्कर, 3 मार्कर, 2 लघु उत्तरी और 1 फुल क्वेश्चन। ये नए पैटर्न में आ रहा है, सेम जो सुबह सर ने बताया था, ये इसमें भी सेम वही रहेगा। ठीक, तो 3 आपके आएंगे, 5 मिनट हैं, 1 मिनट से 3 मार्कर, 2 5 मार्कर और 1 फुल क्वेश्चन, ये पैटर्न रहेगा। ठीक, नंबर वह पता ही है तो अपन टाइम वेस्ट ही करेंगे, सीधे आएंगे लास्ट पेपर पे, अपन वहां देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई हैं। सीधे आते सिलेबस पे, आपके पेपर पे। यदि लास्ट पेपर पे देखें इस पैटर्न मुताबिक, तो आपका जो 3 मार्कर है 3, एक आया है कोट दीजिए। ठीक, ये लोकेशन पूछी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की, कोट दीजिए। इसके अलावा आया शोध सूत्र, ये आपके जो लिटरेचर हैं, साहित्य, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। और तीसरा थीम आका आया हुआ आपका ये अमित घात। ठीक, ये भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री से 3 थीम आके में दिखाया आपको, फर्स्ट यूनिट से जो है उससे दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें 2 5 मार्कर का, तो एक पूछा गया है भारत संस्कृति क्या है। ठीक, और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, सामान्य नहीं है। और दूसरा है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध किए, राइट एन एसे ऑन द एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक लिटरेचर। ठीक, 5 मार्कर में ये आपके 2 बड़े क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इस टॉपिक से आए हैं। ठीक, यूनिट फर्स्ट से। दूसरा अपन फुल क्वेश्चन देखें तो फुल क्वेश्चन एक ही पूछा है, और एक जो पूछा है उसमें से ऊपर का क्वेश्चन जो है वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट। ठीक, बात समझ आई। और इसको और भी जो पूछा गया है वो पूछा गया है गुप्त काल में कला स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर इन द गुप्ता पीरियड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इस एनालिसिस से क्या समझ में आ रहा है कि हर एक यूनिट से वो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। और अपन ने देखा कि यहाँ पे जब अपन थीम आकर बात करें तो थीम आकर में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, फुल क्वेश्चन में बाकायदा हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक, 2 क्वेश्चन में अपन देखें डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। 5 मार्कर में आप देखेंगे तो ये कंप्लीट हिस्ट्री जो है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखना है। कौन कौन से प्राचीन हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए हैं और क्या उनका योगदान है, चाहे चिकित्सा में हो, सुश्रुत वगैरह की बात करें हम लोग, चाहे फिर आपका एस्ट्रोलॉजी में हो, ठीक, चाहे फिर आपका फिजिक्स में योगदान हो, केमिस्ट्री में योगदान हो, वो कौन कौन से इतिहास जो है स्कॉलर्स हुए हैं और क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, क्या उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं का क्या महत्व है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इस वाले क्वेश्चन में आपका बाकायदा एक डायग्राम बन जाएगा और डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, मान लीजिए चिकित्सा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक डायग्राम दिखा देंगे अपन, चुने का डायग्राम बना के। इसी प्रकार से अपन इसमें दिखाते हैं कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं
फिजिक्स के उनको जो दिखा देंगे, एस्ट्रोलॉजी में जो है उनको जो दिखा देंगे। तो इस तरह से 3-4 अपन पोर्शन में बांट सकते हैं चाहे इस पूरे टॉपिक को। यह समझ आएगी नहीं? जब हम कंप्लीट हिस्ट्री खत्म कर लेंगे फर्स्ट यूनिट, तब जाके एक क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए, लास्ट वाला मैंने बता ही दिया कि गुप्त काल में एक नगरीय सभ्यता थी, क्या क्या उसको, इसके बारे में आपका क्या मत है। तो ये क्वेश्चन भी इजली हो जाएगा। गुप्त काल का तो पता ही है अपन को, गुप्त काल को आर्ट और लिटरेचर के लिए बाकायदा क्लासिकल एज नाम दिया गया है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि पेपर के बारे में पढ़ ही लिया हमने, पेपर देख भी लिया। अब यूनिट फर्स्ट जो मेंस की है, उसे देखें। एक सेकंड, इसमें भारतीय इतिहास केवल लिख दिया है, इंडियन हिस्ट्री, और इसमें लिखा गया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। स्टार्टिंग की गई है हड़प्पा सभ्यता से और एंड है 10th सेंचुरी तक पूरा। तो केवल लिख दिया है भारतीय इतिहास, पूरा सिलेबस ही है, कुछ छूटेगा नहीं। चाहे हम जैन बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे हम मंदिर स्थापत्य की बात करें, टेम्पल आर्किटेक्चर की, चाहे फिर हम बात करें डिफरेंट लोकेशंस की, जैसे हड़प्पन साइट्स। ठीक, सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हो, कंप्लीट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, और कंप्लीट में एग्जांपल दिया कि लास्ट टाइम, अभी एक ही पेपर हुआ है, तो लास्ट टाइम बाकायदा हम देखा कि इस सेक्शन से उन्होंने पूछा है आपका जो साइंटिफिक वैज्ञानिक साहित्य उसको लेके, सांस्कृतिक इतिहास के अंदर। ठीक, क्लियर हुआ? इस बार पूछा था गुप्त काल की कला स्थापत्य, तो मंदिर आर्किटेक्चर आपका आ जाएगा इसी के अंदर, सांस्कृतिक से। ठीक, 2 क्वेश्चन दिखा दिए मैंने आपको इसी सेक्शन से। तो ये आपके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हम टॉपिक के अंदर एंटर करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास को लेके। क्या है इतिहास? क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? सीधा क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात, इतिहास क्या है, क्यों पढ़ते हैं? और भारत में जो इतिहास लेखन है, जो हिस्ट्री राइटिंग है, इसमें क्या बदलाव आए हैं? क्या इसके अंदर ब्रिटिशर्स का योगदान रहा? क्या उसके जवाब में भारतीय लोगों ने इतिहास लेखन किया? ये कुछ बातें आपको बुनियादी पता होनी चाहिए। कुछ आइडिया किसी को? हिस्ट्री को पढ़ते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री का क्या रोल है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इतिहास क्या है? क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री? बताइए, सिलेबस को क्यों रखी गई हिस्ट्री? नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता? बताएं कुछ। आप बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? आप तैयारी को सिविल सर्विस की, आपको ये पता है कि हिस्ट्री को रखी गई, क्या है इतिहास, क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? बताइए। सीखने के लिए। तो इतिहास मतलब किस चीज को बोलते हैं हिस्ट्री? कोई डेफिनेशन है? कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को हिस्ट्री बोलते हैं? सब कुछ इतिहास है। हर पल जो घटा, जो अभी आधे घंटे पहला घटा, वो भी इतिहास था। किन घटनाओं को इतिहास में रखा जाता है? हम किन का अध्ययन करते हैं? हर एक चीज करते हैं कि वो चीजें जो मनुष्य या मानव जीवन या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानना। और क्या इतिहास लेखन हमारे प्राचीन काल में था कि नहीं था? क्योंकि ब्रिटिशर्स से भारत में आए
तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय लोगों को इतिहास लेखन की कोई जानकारी नहीं है, देयर इज नो आइडिया ऑफ हिस्ट्री। इंडिया में कोई आइडिया नहीं लोगों को हिस्ट्री का। वो कहते थे भारतीय लोग आमतौर पर आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, पूजा कर्म कांड इन्हीं में लगे रहते हैं। जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री राइटिंग का जो आधुनिक काल शुरू किया गया। तो शुरुआती एक बुक आती है विंसेंट ऑथर स्मिथ की, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सीधे पीएससी में कुछ आता है प्रीलिम्स में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो विंसेंट ऑथर स्मिथ की जो किताब है शुरुआती, जिसमें भारत में उन्होंने इतिहास लेखन किया, उसमें उन्होंने कोशिश करी है दिखाने की कि भारतीय लोग जो हैं इन्हें इतिहास का कोई समझ नहीं थी। ठीक, कोई ज्यादा जानकारी भारतीय लोगों को नहीं थी। क्या वास्तव में सच है कि प्राचीन काल में भारतीय लोग इतिहास लेखन करते थे, लेकिन उसका कोई अलग तरीका था? बताइए, क्या ऋग्वेद वगैरह में कुछ जानकारी से मिलती है जो इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कुछ मिलता है जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्या जातक कथाएं जो बौद्ध ग्रंथ से जुड़ी हुई हैं, बौद्ध धर्म जुड़ी हुई हैं, उनमें कुछ जानकारी जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं को हमें समझाने की मदद करता है? मैं बार बार आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं कि इतिहास लेखन के लिए आप ये मत सोचो कि जैसे साइंटिफिक हिस्ट्री या वैज्ञानिक इतिहास लेखन जिस तरह से यूरोप में हुआ वैसा भारत में भी हुआ है। वैसा तो नहीं हुआ, बट हमारा जो इतिहास है वो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर शुरुआती हमको एविडेंस को भी मिलता है। ठीक, इतिहास हमें यह बताता है कि किन घटनाओं ने मनुष्य जीवन को किस तरह प्रभावित किया, सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट, और उससे सीख लेते हुए हम अपने भविष्य के लिए क्या योजना है, क्या नियोजन, क्या प्लानिंग करें, कैसे बेहतर करें, ये सब इतिहास के अंदर छुपा हुआ है। आज जो कुछ समस्या है, चाहे जातिवाद हो, चाहे हम देखें कम्युनलिज्म, हम कहें कि सांप्रदायिकता हो, ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से हमें इनकी जड़ें समझने का मौका मिलता है, फिर उसको हम वहां से जोड़ के देख के कट करना चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। ठीक, देखिए किसी भी देश के इतिहास में राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं छुपी होती हैं। उन घटनाओं का इंपैक्ट होता है। राजनीतिक का बहुत जल्दी होता है, राजनीतिक घटनाएं बहुत जल्दी बदलती हैं। आर्थिक थोड़ा और उसके धीमा बदलेंगे, आर्थिक से बदलने में, लेकिन सामाजिक जो बदलाव होते हैं बहुत लंबे समय से आते हैं। उन सामाजिक बदलावों, सामाजिक कमियों को समझने के लिए इतिहास हमें मदद करता है। उन आर्थिक घटनाओं को जिनसे प्रभावित हुआ कोई समाज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि मगध का उदय में उसके ज्योग्राफी का एक इंपोर्टेंट योगदान था। पीछे लास्ट में, हाँ, क्या योगदान था? हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ जो मगध को उदय में उसकी ज्योग्राफी का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ geographic location, strategic location in the rise of Magda. अच्छा, बताइए ये स्थिति है, कल कब आया था, है ना? कल पूरे पॉइंट लिखवाए थे मैंने। अब इस स्थिति के साथ अपन कैसे आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को तो समझना चाहिए। कब आया था कल पॉइंट, आप बताइए। क्या गंगा के प्लेन की उपजाऊ भूमि मगध के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका आती है? हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वापस से इसमें, बट मैं कह रहा हूं कि ये सब चीज जो है ये हमने कल जो जानी है, ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। चलिए अब यहां तक बात होगी, अपन बात शुरू करते हैं। हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में। थोड़ा डिजाइन कर लीजिए आप लोग इसको अलग से। एक होता है आपका प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास, प्राग या प्री हिस्ट्री। एक
प्रोटो, इसी बोल देंगे आद, और एक इतिहास, हिस्ट्री। ये तीन भागों में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। ठीक, प्राग इतिहास, प्रोटो और हिस्ट्री। प्राग इतिहास वो काल जिसके बारे में कोई लिखित, कोई रिटन एविडेंस, लिखित दस्तावेज, एविडेंस नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, स्टोन एज कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस पे ही हम बेस्ड हैं टोटली, हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहा है। पाषाण काल, जो लोग हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टोन एज है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन से तीन भागों में? फर्स्ट डे में क्लास कब आया था? हाँ, क्या क्या पीछे? हाँ, आप नहीं, ऑर्डर में बोलो आप। पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड करेंगे पत्थरों के उपयोग के आधार पे, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। हिंदी में देख लेता हूं, प्रापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक, ये जो पूरा पीरियड है, हालांकि सिलेबस में नहीं, बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टोन एज, पाषाण काल, वो काल जब मनुष्य के जीवन को जानने का आधार जो था वो पाषाण था। और इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, पुरा, मध्य और तीसरा हो गया नव, नियोलिथिक। मनुष्य के जीवन में शुरुआत पत्थर से, उन्होंने पत्थर को अपने लिए उपयोगी किया और पत्थर को जिस तरीके से तकनीक के आधार पर परिवर्तन किया उसके आधार पर हम क्लासिफाइड करते हैं पुरा, मध्य और नव। ठीक, क्लियर? इसके बाद स्टोन एज के बाद जो हिस्ट्री का दूसरा पीरियड शुरू होता है उसको हम बोलते हैं मेटल एज। शुरुआती मनुष्य किसमें? पाषाण काल में, और देन फिर किसमें एंटर करेगा? मेटल एज में, मतलब धातु युग। कौन सा धातु में शुरुआती? कॉपर और ब्रॉन्ज और आयरन। ठीक, तो इसके बाद आपका, सॉरी, इसके बाद शुरू होगा आपका वो शुरू होगा मेटल एज, धातु युग। शुरुआती पत्थर का इस्तेमाल, फिर धातु युग। धातु में तीन चरण है। पहला फेस क्या है? शुरुआत कौन सा धातु क्या? नहीं, मैं भी सभ्यताओं पे नहीं आ रहा, वो अलग टॉपिक बनेगा। अभी तो हम केवल उपयोग के आधार देख रहे हैं। पत्थर के बाद कौन सा आया? कॉपर की, ब्रॉन्ज की, आयरन, और उसके बाद ब्रॉन्ज एज, और फिर ठीक, इस तरह क्लासिफिकेशन है जो हमको पता होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चलिए अब हम आते हैं, मैंने कहा था कि पहला हो गया आपका प्राग इतिहास, सॉरी प्राग इतिहास। दूसरा प्लोटो। प्लोटो वो युग है जिसके बारे में हमारे पास लिखित में तो मिलता है, रिटन एविडेंस तो मिलता है, बट वो कैसे हैं? वो कॉग्निजेबल नहीं है, संग्रह नहीं है, रीडेबल नहीं है। जैसे हड़प्पा, इसी में आएगा क्या कि नहीं आएगा? इसी में आएगा। आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस भी है, बट रिटन एविडेंस क्या है? रीडेबल नहीं है। यहाँ पे आर्कोलॉजी मतलब पुरातात्विक साक्ष्य, उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल। आपको हिंदी में दोनों पता चाहिए,
पुरातात्विक साक्ष्य वो यहाँ मिलेंगे। पूरी तरह इसका जानकारी, इसका अध्ययन इसी के आधार पर होगा। यहाँ पे आर्कोलॉजिकल के आधार पर अध्ययन होगा, लेकिन रिटन एविडेंस है मौजूद, रीडेबल नहीं। यहाँ पे एक्चुअल हमारे पास एविडेंस रिटन है भी और पढ़े भी गए। हिस्टोरिकल पीरियड, इसी को हम शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में जो कुछ हमारे पास जानकारी वो इसी पीरियड की ज़्यादा है, यहाँ की जानकारी भी कम है। लगातार रिसर्च इस पूरे टॉपिक पर चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं, ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इतिहास में शोध की भूमिका, सोर्सेस, द रोल ऑफ सोर्सेस in the study of history। इतिहास के अध्ययन में सोर्सेस का रोल क्या है? ठीक, हम बोलते हैं फलाने काल की जानकारी के लिए हमारे पास ये सोर्स है। हम बोलते हैं कि अर्थशास्त्र मौर्य काल की जानकारी देता है। हम बोलते हैं कि उस जमाने के जो मंदिर हैं गुप्त काल के, वो गुप्त काल के लोगों के धार्मिक बिलीफ की जानकारी देता है। हम बोलते हैं कि हड़प्पा काल का जो टाउन प्लानिंग है वो उस काल के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग की जानकारी देता है। तो इतिहास के अध्ययन के लिए सोर्सेस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, बेसिकली 3 प्रकार के सोर्स हैं। एक पुरातात्विक, आर्कोलॉजिकल, ठीक, हिस्ट्री की स्टडी के लिए पुरातात्विक, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा है साहित्यिक, लिटरेचर एविडेंस। और तीसरा है आपका फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी यात्री। हिस्ट्री जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्स है। एक आर्कोलॉजिकल, दूसरा लिटरेचर और तीसरा विदेशी यात्री। ठीक, क्या हिस्ट्री को जानने के लिए एक एविडेंस पर्याप्त है? क्या हम इतिहास केवल पुरातात्विक, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर जान सकते हैं कि नहीं? की लिमिटेशन रहेगी, उसकी सीमा रहेगी कुछ? क्या इतिहास केवल 2 ही साक्ष्यों का जान सकता है? क्या इतिहास जानने के लिए 3 तरह के जो एविडेंस हैं, सोर्सेस हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है? कंपेरेटिव स्टडी। भाई कोई चीज यदि आर्कोलॉजिकल में प्रूव हो रही है, यदि रिटर्न में ही वो है और विदेशी यात्री बोल रहा है, तो इट मीन्स वो ओके। ठीक, यदि मिसमैच कर रही तो वहां पे हमको स्टडी करने की गुंजाइश है। कहने मतलब है कि इतिहास के अध्ययन के लिए शोध बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। सोर्सेस, और सोर्सेस 3 प्रकार के हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्री। अब बात करते हैं पुरातात्विक में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या लगता है पुरातात्विक में क्या क्या आता होगा? आर्कोलॉजी एविडेंस से क्या क्या चीजें आती होंगी? पीएससी में कभी आ जाए तो पता हो। क्या सिक्के आते हैं? क्या उस काल का कोई भवन, बिल्डिंग इसमें आती है? क्या उस समय का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क, नहर, कोई झील जो निर्माण करवाया गया हो, ये इसमें आती है? क्या झील बिल्कुल आती है इस समय की जानकारी के लिए, नहर वगैरह को जानकारी जो करवाई गई हो, क्या आर्कोलॉजिकल एविडेंस में आती है? क्या ये सब पता होना चाहिए वो क्या क्या चीजें आएंगी आर्कोलॉजिकल में, किन किन चीजों का क्या महत्व है ना? अब लेख जो लिखवाए गए, डिफरेंट लॉ का डेट वगैरह, क्या वो आते हैं क्या इसमें? अब लेख आते हैं। और इस काल के चित्रकला,
वो भी आर्कियोलॉजी एविडेंस में आती हैं क्या? आती हैं। ठीक, उस काल के आदि मंदिर निर्माण किए गए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मंदिर निर्माण, तो क्या मंदिर भी उस काल की आर्कियोलॉजी एविडेंस में आते हैं क्या? ये सब चीजें आती हैं जिनके आधार पर अध्ययन करके हम उस पीरियड के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा को जानते हैं। आप कहेंगे इससे कैसे जानेंगे? धार्मिक साम्य से। हम बात कर लेते हैं पहले एविडेंस की, वो है आपका उस जमाने के सिक्के। सिक्के, सिक्कों की स्टडी के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने यह बताने की कोशिश करी है कि उस किसी भी काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय के राजाओं के धार्मिक बिलीफ क्या थे। ठीक, उदाहरण देता हूं मैं आपको। यदि आप इंडो ग्रीक के सिक्के देखेंगे तो इंडो ग्रीक के सिक्कों पर जो आप भगवानों की तस्वीर देखेंगे, जो भगवानों की जो आकृति बना रखी है, इमेज, वो दिखाता है कि उनका धार्मिक बिलीफ किस प्रकार का था। ठीक, क्लियर? इसी प्रकार से यदि आप समुद्रगुप्त का सिक्का देखेंगे तो वीणा बजाता हुआ दिखाई जा रहा है, तो उसका जो कल्चर प्रेम है वो आपके सिक्कों जानेंगे उससे। ठीक, सिक्कों के अंदर जो यूज किया गया धातु है, गोल्ड है या कोई और दूसरा धातु है, उसके आधार पर यह पता किया गया कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति वो कैसी है। गुप्त काल में हम देखेंगे सोने सिक्के बहुत जारी किए गए, और गुप्त काल के अंतिम दौर में बहुत ज्यादा सिक्के, लेकिन सिक्कों के अंदर मिलावट है। इसका मतलब है राजाओं की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी नहीं थी। बात समझ में आ गया? सिक्कों की बनावट के आधार पर उनकी तकनीकी कौशल, टेक्निकल नॉलेज की भी जानकारी मिलती है कि डाई कौन सिक्का है, सिक्का डायमंड हल्के बनाया गया है कि पंचमार्क है, किस तरह का है। सिक्कों का अधिक उपयोग यह दिखाता है कि राज्य में ट्रेड एंड कॉमर्स, अर्बनाइजेशन के क्या स्तर थे। सिक्कों का चलन कितने बड़े इलाके में दिखाता है कि राजा का राज्य जो है वो कहां तक है। ऑब्वियसली जिनके जैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करेंसी है वो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर होगी। ठीक, और जहां से इंडिया खत्म होगा वहां से दूसरे देश की शुरू हो जाएगी करेंसी। इसी तरह उससे मतलब जहां जहां तक सिक्के मिलते थे, मतलब है कि फलाने राजा का साम्राज्य उतने इलाके में फैला हुआ है, उसका विस्तार उतने इलाके में। ये क्वेश्चन सीधा बनेगा एमपीपीएससी मेंस में। इतिहास को जानने के लिए सिक्कों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। लिख लीजिए क्वेश्चन मेंस का। ये मैं आज नहीं लूंगा, केवल आज मैं आप लोगों को एक और आइडिया दे रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री तो आपको सिक्कों को यूज करके, ये मैं थोड़ा सा और अभी क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लायक आइडियल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में इतिहास के अध्ययन में सिक्कों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ कॉइन्स इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। Discuss the role of coins in the study of ancient Indian history। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्कों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आपको सिक्के कब मिलना शुरू हुए, फिर सिक्कों का क्या विकास क्रम रहा प्राचीन भारत में, शुरुआती सिक्के किस तरह के थे, पंचमार्क सिक्के थे क्या थे, सिक्कों के प्रचलन से हम क्या समझते हैं, उस समय के किसी भी समाज में जो सिक्के हैं वो क्या दिखाते हैं, उनकी आर्थिक उन्नति, उनके सामाजिक स्थिति, उनके राजनीतिक स्थिति, ठीक, उनके धार्मिक जो रुझान है। जैसे मैंने कहा कि इंडो ग्रीक जो है देवताओं के चित्र बनवाते थे, तो सिक्के जो है तमाम तरह की जानकारी इतिहास में देते हैं। मेरा कहने मतलब आपको ये है। ठीक, ये क्वेश्चन तैयार होता है कि जैसे इस बार आया था क्वेश्चन 5 मार्कर में, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक
ग्रंथ हो सकता है अगली बार सिक्कों के आधार पर पूछ ले 5 मार्कर, या कौन कौन सिक्के चले तो आपको बताना पड़ेंगे कि इंडो ग्रीक आए तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, अलेक्जेंडर आया तो उसका सिकंदर के आगमन से क्या फर्क पड़ा, ठीक। बाद में गुप्त काल में सिक्कों में क्या फर्क आया, फिर सिक्कों का चलन कैसे हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए कम भी हुआ मध्यकाल मिडाइवल पीरियड के स्टार्टिंग में, और फिर वापस से दिल्ली सल्तनत बाद जब थर्ड अर्बनाइजेशन, तीसरा नगरीकरण शुरू हुआ इस्लाम के आने के बाद, तो उस समय कैसे सिक्के निकले, अरबी सिक्के कैसे आए, मतलब ये पूरी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से भवन, किसी काल के जो भवन होते हैं हमें जानकारी देते हैं उस काल के इतिहास की। एमपीपीएससी में 3 मार्क आता है मोहनजोदड़ो का स्नानागार है क्या, हड़प्पा में, गेट बात कहां है, क्या इतिहास जान के, इतिहास के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, होगा कोई गड्ढा हमें क्या करना उससे, उसको जान के हमें क्या फायदा इतिहास में। या ये हड़प्पा काल का ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी, उसका हम अध्ययन क्यों करते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया पीएससी में, टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, अभी हमने देखा तो हड़प्पा काल के नगर नियोजन में ऐसा क्या है कि 2022 में हम इसकी बात कर रहे हैं, और क्या वो नगर नियोजन आज की हमारी कुछ मुश्किलों, जो आज हम कुछ मुश्किलात या कुछ समस्याएं झेल रहे हैं, क्या उसको हल करने में उसका कुछ योगदान होता है। जब हम बात करते हैं भारत में स्मार्ट सिटीज की, और जब हम बात करते हैं भारत में नगरों में प्रतिवर्ष मानसून के दौरान बाढ़ों की, अर्बन फ्लडिंग की, तो क्या हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम हमें एक मॉडल देता है कि हम ऐसे नगर बसाएं जहां पे नालियां और जल निकासी पर्याप्त हो और किसी भी स्थिति में वहां पानी ना भरे। बात समझ आती है, ठीक। दिमाग को जोड़ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि चीजें आप अच्छा आप पूछी भी क्वेश्चन है ना, ऐसा मत समझना कि लाइव लेक्चर के हम पूछेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा या वहाँ फोटो डिस्प्ले हो जाएगा, लोग जान जाएंगे कि यही वो गुगू था जो क्लास में पूछा था। नहीं, आप पूछिए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बिल्कुल नॉर्मल जो भी आपको लगता है डाउट्स आप पूछिए और मैं आपको क्वेश्चन लेते आऊँ साथ साथ, ठीक। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के स्नानागार पे 3 मार्कर के 3 पॉइंट बोलो, क्या क्या लिखते हैं। ये अभी मैं टॉपिक शुरू नहीं किया है, बट क्योंकि आप मुझसे पढ़ चुके हो तो चाहता हूँ आप बताएं। हाँ, आपको लगा है जो आप आंसर दे रहे हो उसमें 3 मार्क मिल जाएंगे। 3 मार्कर में कम से कम कंप्लीट आपके 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने आपको जो पढ़ाया था कहा भी था कि आपकी कॉपी में बाकी से इन्फॉर्मेशन लग जाएगी, ठीक। हाँ, आप 3 इन्फॉर्मेशन दीजिए मुझे ग्रेड बात को लेके। क्या था ग्रेड बात, कुछ उसका साइज कैसा था, स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, फिल्म्स में आ जाएगा ना, पता होना चाहिए। रेक्टेंगल था और मेरे को स्पेसिफिक टेक्निकल 3 पॉइंट चाहिए जो मैंने आपको लिखवाए थे। मैंने आप लोगों को हड़प्पा पे 3 पॉइंट लिखवाए थे, है ना। गेट बाद बनवाया भी था, मैंने कहा सीढ़ियां बनी हुई थी, उसमें बिटुमिनस का लेप किया ताकि लीकेज ना हो। उतरने के लिए 2 दिशाओं सीढ़ियां बनी हुई थी, चाहो तो कम जो है चेंजिंग रूम थे। और आमतौर पर मनाता है कि उसका उपयोग धार्मिक कार्य आदि में किया जाता था। याद आया कुछ, है ना, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं पढ़ाया नहीं है, वैसे बोल रहे हैं, पढ़ाया है और हमको याद नहीं आ रहा। पूरी बात करो। हाँ, आपको याद आ रहा है पूरा? आ जाओ, बना दो बोर्ड पे। हाँ, बाहर बच्चे देखेंगे, आ जाओ कॉपी लेके आओ। हाँ, डायमेंशन बनाए थे ना। हाँ, आपके और बनाए ना, आ जाओ तो बता दो, हल्का से बना दो।
एटलीस्ट याद तो है कितना क्या बनाया था? हाँ जो भी हो, आ जाओ। अपनी स्थिति क्या है, बन जाएगा अपन से? नहीं, कमजोर है। ठीक है, ये हमारे कोने पे ग्रेट बात, महान स्नागात क्या है बताओ? हाँ रेक्टेंगुलर शेप में था, हाँ जिसकी लेंथ 39 हाँ 39 फीट थी हाँ हाँ और सर की ब्रीथ 27 फीट थी हाँ और सर जो डेप्थ थी गहराई सर में गहराई समझो 58 फीट थी। 39 फीट, 23 फीट और 8 फीट गहराई हाँ है ना? और साथ में सर जो मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया था उस दिन कि इतना गहरा है कि राम सर यदि स्विमिंग करें तो वो भी अंदर डूब जाएंगे, और यदि आप उस कंधे पे तो होता है शायद केवल चेहरा भाग जाए ना। मैं आपको नहीं कहा था, लेकिन ठीक है। साइड में सर चेंजिंग रूम थे, साइड में चेंजिंग रूम दिए गए थे। चेंजिंग रूम थे सर साइड में। ठीक, गुड, वेरी गुड। चलो ये स्थिति है। बाकी क्या इस भवन से हमें क्या समझना मिला, जैसा अब आप बताओ, आप पता क्या समझ में मिलता है इसको? अपन क्या क्या चीजें बताई, उन्हें किस तरह की इंफॉर्मेशन थी? क्या उन्हें कुछ ये रेक्टेंगुलर जो बनाया है ये क्या दिखाता है? उनको रेक्टेंगुलर की कुछ जानकारी थी, मतलब उनके अर्थमेटिक टिग्नोमेट्रिक वगैरह कुछ नॉलेज थी? एग्जैक्टली हाँ, मतलब ये उनके आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला के प्रति समझ, तकनीकी समझ, टेक्नोलॉजी को दिखाता है। ठीक, इसमें इस तरह का पेस्टिंग की गई है नीचे ताकि पानी लीक ना हो। तो हम किस चीज का पेस्ट करें कि वाटर प्रूफ हो जाए कुछ चीज, या पानी ना वहां से लीक ना हो? ये जो इंफॉर्मेशन है क्या दिखाता है बताइए आप? तकनीक किस तरह की जानकारी, तकनीकी में क्या, व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें क्या टेक्नोलॉजी है? कुछ केमिकल की जानकारी इनको है, इस तरह का लगा है क्या? कुछ केमिस्ट्री की जानकारी वगैरह कुछ लगा है इनको, या मटेरियल, किस मटेरियल को यूज करेंगे जिससे पानी लीक ना हो? ठीक है, क्लियर? ठीक, इस तरह का जो भवन है जहां पे चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं, और ये क्या चीज दिखाता है? ये दिखाता है कि किसी प्रकार का कोई ये लोग सामूहिक स्नान करते थे, कुछ ऐसे मौके होते होंगे, त्योहार वगैरह आज हमारे यहाँ होता है, लोग सामूहिक स्नान करते, नदी पे स्नान करने आते हैं, उस प्रकार का वहां कल्चर था। यदि लोग सामूहिक स्नान कर रहे हैं तो सोसाइटी में किस तरह का थॉट रहा होगा, समाज कैसा होगा? समाज व्यक्तिवादी, मतलब समाज में किस तरह की परंपराएं रही होंगी? सोशलाइजेशन हो चुका है क्या? सामाजिकरण हो चुका है लोगों का क्या? सामाजिकरण किस लेवल का है लोगों का? मिलना जुलना, आव भगत, ठीक, समाज में वो है। यहाँ पे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन बोलते हैं, वो उसको दिखाता है कि वहां ये चीज काफी परिपक्व स्थिति में दिखाई देती है। ठीक, तो एक भवन से हमने क्या क्या समझ लिया इतिहास के अध्ययन से। इसी प्रकार से हम उस समय के बर्तन लें तो आप देखोगे जो बर्तन मिलते हैं वो भी इतिहास बोलते हैं। मैंने लिखे नहीं है, लेकिन यदि हम उस समय के बर्तनों को लें, मदभांड बोलते हैं जिनको, वो भी इतिहास बोलते हैं। कुछ बर्तन ऐसे हैं जिनके आप देखेंगे कि जैसे मटका है बनाया उन्होंने, तो कुछ ऐसा बर्तन बनाया है जिनकी जो उनका पॉट का जो एंट्री पॉइंट है वो छोटा है, बहुत छोटा रखा है उन्होंने, किसी का बहुत छोटा रखा है। इट मीन्स जब कोई चीज हमको एक बहुत कम मात्रा में निकालनी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसको अलग बर्तन उपयोग किए। जब किसी चीज को बड़े बर्तन चौड़े मुंह में रखा गया, बर्तन को एक साथ निकालना हो तो उसको अलग बर्तन यूज किए गए। इसी प्रकार के अभी लेटेस्ट स्टडी आई है, हड़प्पा के लोगों के जो स्केलेटन्स पाए गए, जो अस्थि पंजर पाए गए हैं, उनके अध्ययन से पाया गया कि हड़प्पा के लोगों में कई प्रकार की जो आज हमारे डिजीज है वो नहीं थी, और तो और हेल्दी लेवल था उनका। उनके जो बोन्स हैं, उस बोन्स की स्टडी पे ये पाया गया कि उनके हेल्थ पैरामीटर्स काफी बेहतर थे। ठीक, समझ में नहीं आया? एक भी बॉडी ऐसी नहीं मिली है वहां से जिसमें माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या दिखाई दे। तब कि भारत में कुपोषण बड़ी समस्या है। तो ऐसा क्या खान पान था, ऐसी क्या स्थितियां थी जो उन्होंने कुपोषण से दूर बचाती थी?
ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे वर्तमान के कुपोषण से लड़ने की रणनीति के लिए। और जब हम बात करते हैं इसकी, तो फिर हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं मोटे अनाज की। ठीक, हड़प्पा में जब देखेंगे तो वहां कृषि में मोटे अनाज दिखाई देते हैं जिनका वो सेवन करते थे, और उस कारण से कुपोषण उनको नहीं हुआ। आज हम लोग पिज्जा बर्गर में लगे हुए हैं, तो वो स्थिति गंभीर दे रही है। ठीक, और अब इसी को वर्ल्ड ओवर जो हमारे मोटे अनाज थे, जिसको हम पहले यूज करते थे, अब तो करना बंद कर दिया, लेकिन जौ वगैरह जो हम यूज करते, अभी जो मोटे अनाज हैं, ये विश्व में सुपर फूड कहलाते हैं। इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनके पोषण गुणवत्ता के आधार पर इनको सुपर फूड कहा गया है। फूड में सुपर फूड जो हमारे प्राचीन काल से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, बाजरा हो गई, जौ हो गई, मक्का हो गई, इन सब का उपयोग खाने में। बात समझ में आई? तो मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का आधार बताया आपको कि बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है, लेकिन क्या इतिहास का लेखन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करके न्याय संभव है? इज इट पॉसिबल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? नो, बिल्कुल नहीं। हमें अन्य साक्ष्य भी जानने चाहिए। बात करते हैं दो साक्ष्यों की। तो अच्छा, एक और चीज, इनकी लिमिटेशन भी है। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस परफेक्ट हैं। जो मैंने बात बोली, मैं थोड़ा काट देता हूं उस दोरे में, क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ये हजारों सालों में इनमें बदलाव आ चुका है। हड़प्पा का नगर नियोजन भले ही हम लोग जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम देखें तो हम देखते हैं कि सारे जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं वो टूटे फूटे हैं, उनकी ईंटें चोरी हो गई हैं पाकिस्तान के इलाके में, कई की स्थिति, कई के हालात बदल चुके हैं, लंबे समय से पर्यावरण में खुले रहने से वो बिल्डिंगें नष्ट हो चुकी हैं, एक्सेट्रा। तो ये कहने से कि हम केवल इनका, इसी प्रकार सिक्कों से भी छेड़छाड़ की गई। सिक्के पूरी तरह से कहानी बयान नहीं करते। ठीक, कई जगह चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। भवन, मैंने कहा कि भवन तो नष्ट ही हो गए। इसी प्रकार से आप बात करें अभिलेखों से भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। कई जगह अभिलेख जानबूझ बढ़ा चढ़ा के लिखे गए। मान लीजिए मुझे ही लिखना है कुछ अपने बारे में, तो ऑब्वियसली आप आशा करोगे मैं क्या लिखूंगा? मैं वही लिखूंगा जो मेरे बारे में पहुंचा होगा। चक्रवर्ती, महाप्रतापी, विश्वास शर्मा सर ये भव को आपे झील का निर्माण करवाया, जिससे कई बच्चों को जो पानी की समस्या थी वो दूर हो गई। अब वो नहा के कोचिंग आने लगे हैं, जो पहले नहीं आते थे, केवल संडे नहाते थे। ठीक, क्लियर है ना? उसी कारण आप लोग देखो, सब लोग एक बेंच छोड़े बैठते हैं, दूसरे मुझे बोलने जो होती नहीं, आप खुद ही लोग गैप लेके चल रहे हैं। ठीक, बैठा पता है कि पड़ोसी क्या है। चलिए, मैं आपकी बात है, लेकिन ठीक कहने में तो ये है कि इन अभिलेखों में भी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। कई जगह अभिलेखों में भी दखल दिया गया है। अभिलेखों में भी कई जानकारी स्पष्ट नहीं है। तो ये एविडेंस भी, अशोककालीन अभिलेख कई जगह उनको बाकी बादल राजाओं ने एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करवा दिया। ठीक, चलिए, तो ये बातें हो गई। अब हम बात करते हैं साहित्यिक एविडेंस में दो तरह के होते हैं। एक रिलीजियस, धार्मिक साहित्य। मैंने शुरुआत जब क्लास की थी, मैंने कहा था भारत में इतिहास लेखन राजाओं के युद्ध आदि के दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया, धर्म के नजरिए से इतिहास को लिखा गया। और वो नैतिक मूल्य, वो मॉरल वैल्यू जो बदलाव आते थे समाज में, उनको अपनी स्टोरी में, धार्मिक मूल्यों में शामिल किया गया। इतिहास हमारा इस तरह से लिखा गया। ठीक, गॉट इट? तो दो तरह के हमारे पास लिटरेचर एविडेंस है। एक आपके रिलीजियस, धार्मिक, और एक लौकिक, सांसारिक, जो रिलीजियस नहीं है। धार्मिक में आपके क्या क्या हो गए? धार्मिक में आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए, एपिक्स हो गए, महाभारत, ये सब चीजें जो हुई। ठीक, जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, त्रिपिटक हो गए, विनय पिटक, सूत पिटक, विधम पिटक, ये भी कहानी बयां करते हैं। इनमें भी कहानी छुपी हुई है। आप चाहें तो उदाहरण लेता हूं। ब्राह्मण ग्रंथों में हम पढ़ते हैं ऋग्वेद,
और ऋग्वेद में हमें वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज में जो वर्गीकरण हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, हालांकि वो लिखी गई है एक मिथ के रूप में, एक कथा के रूप में जानकारी दी गई, लेकिन उस कथा से हमें एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये हुआ था। इसी प्रकार से हम देखेंगे साहित्यिक में जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों जो अध्ययन करेंगे तो हम तत्कालीन समाज की जो दशा है उसकी जानकारी मिल जाती है। स्पेशली भगवान बुद्ध की जातक कथाएं, पीएससी में थीम आकर बसता है। जातक कथाएं बेसिकली भगवान बुद्ध के द्वारा जब वो उपदेश देते थे तो बीच बीच में अपने शिष्यों को अपने पुराने जो पहले पुनर्जन्म, जो उनके जन्म हुए पहले के पूर्व जन्म, उनके बारे में स्टोरी सुनाते थे। और कोई ना कोई एक उसमें मैसेज, मॉरल लोगों तक जाता था, नैतिक संदेश जाता था कि ये चीज ऐसे। ठीक, हम पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथ तो हम देखते हैं किस तरह बौद्ध संघ में कामकाज होता था, कैसे वो गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपने संघ में शामिल करते थे, तमाम निर्णय सब लोग आम सहमति लेते थे। ये सब चीजें हम जानते हैं, जब उनको स्टडी करेंगे तो वहां से ये निकल के आएंगे। यह समझ में आई? ठीक, चलिए, ये तो हो गई धार्मिक। भी शॉर्ट में जब हम टॉपिक में आएंगे तो वहां पर डिटेल करवाऊंगा मैं। अभी केवल शॉर्ट में बताता हूं कि इनके अंदर ये चीज है। अब आते हैं लिटरेचर का दूसरा भाग, लौकिक। मैंने कहा था एक हो गया रिलीजियस और एक आपका सांसारिक या लौकिक या सिंपल जो नॉन रिलीजियस हैं, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मौर्य काल की ये बुक, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की बुक है। इसमें राजा के 7 अंग, राजा के लिए मंत्रियों को किस तरह चुनना चाहिए, राजा की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज क्या क्या हो सकती हैं, वो सब जानकारी इसमें मिलती है। ठीक, क्लियर? और कई चीजें तो आज भी रिलेवेंट हैं। बिल्कुल सी बात है। जब भी हम भारत में करप्शन या भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं तो हमारे सामने पहला जो उदाहरण याद आता है वो कौटिल्य की कुछ बातें आती हैं। कौटिल्य की एक बात कहता था वो कि पानी में रहते हुए मछली कितना कब जल पी जाए क्या पता। करप्शन के बारे में एक कहानी मिलती है, बाद में डिटेल समझ आऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब भी हमें हमारे पास एविडेंस के रूप में मौजूद है हिस्ट्री को जानने के लिए। इसी प्रकार से हर्षकालीन जो बुक्स है वहां पे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। मतलब सती प्रथा बहुत ज्यादा उस समय फैल चुकी थी। ठीक, ये सब बातें हो गई यहां पर। लेकिन क्या इतिहास केवल साहित्यिक शोध के आधार पर लिखा सकता है? इज इट पॉसिबल? लिख सकते हैं, लेकिन त्रुटियां रह जाएंगी, क्योंकि इनमें भी ऐसा नहीं है कुछ कमियां ना हो। पहली बात तो जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे यहां, उनमें मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें गूढ़ भाषा या हम कहें कि कोडिफाइड लैंग्वेज यूज करी गई है। उनका एक से अधिक अर्थ होता है कई जगह, और उसका इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से तो मीन उसका अर्थ बदल जाता है। और इस नजरिए से धार्मिक दृष्टि, धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है इतिहास लेखन हेतु। कुछ उनमें कमियां हैं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी बात, मैंने कहा कि अर्थशास्त्र वगैरह इनमें भी बहुत कुछ बदलाव किया गया है। ऋग्वेद को ही ले हम, यदि हम ऋग्वेद की स्टडी करें तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं वो एक पीरियड के नहीं, एक समय के नहीं है, कुछ पहले के हैं, कुछ बाद के हैं। जानकारी में ओवरलैप होने की समस्या हो जाती है। ठीक, कई साहित्य ग्रंथ ऐसे हैं जो गलत जानकारी देते हैं। जैसे हर्ष चरित पढ़ोगे तो उसमें बढ़ा चढ़ा के हर्ष की जानकारी दी गई है। मतलब जो बाण भट्ट हर्ष का दवारी कवि है, उसने हर्ष को केवल साहित्य पे ही महान बना दिया। भले वो एक्चुअल में पावरफुल नहीं था, वो हारा था एक वो, लेकिन उसके ग्रंथों की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, कुल मिला के इनको हम यदि
बेस बनाए और हिस्ट्री राइटिंग करें तो ये इसमें काफी कमी रह जाएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें ये करना चाहिए कि दोनों को एक साथ रख के स्टडी करना चाहिए। जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, कुछ विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने रिकॉर्ड लिखा है, ठीक। जब हम तीनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो फिर हम इतिहास जान पाते हैं। अब हम आते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री भारत में आए, शुरुआती विदेशी यात्री जो हैं ये ग्रीक वजह से आए, इसके बाद आपके अरब यात्री भी आए हैं, चीनी यात्री भी आए हैं, प्राचीन भारत में बहुत सारे यात्री आए, फायान, हेनशान, ठीक। और इन्होंने अपने अपने हिसाब से भारत के बारे में जानकारी दी है। इनका रिकॉर्ड भी इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शोध के रूप में, ठीक। लेकिन फिर कमी वही है इनके में। कमी क्या है? कमी है कि इन सब ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से भारत का लिखा है। कई जगह गलत जानकारी दे गए, ठीक। कई जगह वो लोग भारत में गलत जानकारी भी दे गए। मैगस्नीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दबाव में, वो कहता है कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं, भारत में जातियां कई प्रकार की होती हैं, वो जातियों को पेशे में प्रोफेशन में अंतर नहीं कर रहा। वो कह रहा किसान जाति है, ठीक, सैनिक जाति है। वो कह रहा कि भारत दास प्रथा होती नहीं है। और उसके कंटेम्परेरी जो अर्थशास्त्र, वो कहता है कि बाकायदा भारत में दास प्रथा है, स्लेव सिस्टम। वो भारत में ये अंतर करना भूल गया। उसको समझ में नहीं आया कि क्योंकि यूरोप में जो दास थे उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, भारत में जो दास थे उन्हें बड़ा सम्मान दिया था। जो स्वामी होता था वो दास को हे पुत्र कह बुलाता था, उसको लगा बेटे होंगे। उसने निष्कर्ष निकाल दिया कि भारत में बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए भारत दास पता नहीं है। लेकिन पता नहीं था बच्चा नहीं, हम लोग दास को स्वामी बेटा कह बुलाते हैं, ठीक। कहने मतलब ये कि इन्होंने भी जो कुछ लिखा उसमें पूरी तरह बात सही नहीं है, ठीक। कुछ चीनी यात्री ऐसे आए जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लिखते हैं, वो पॉलिटिकल कंडीशन लिखते ही नहीं है। कुल जमा मेरा कहने मतलब यह है कि इतिहास को जानने के लिए हमें इन तीनों सोर्सेस का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। और जब कोई जानकारी यहां से ही मिलती है और फिर वो यहां भी कंफर्म होती है, सुनिश्चित होती है, और फिर वापस से यहां पे सुनिश्चित होती है, तब इतिहास का निष्कर्ष निकलता है कि हाँ ये वेरीफाइड फैक्ट है, ये पुख्ता तथ्य है, ठीक। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि इतिहास लेखन में स्रोतों का क्या महत्व है और कितने प्रकार के सोर्स होते हैं, और क्या केवल एक सोर्स के आधार पर इतिहास लेखन लिखना पर्याप्त है। मेरे ख्याल से आपको निष्कर्ष दिमाग में आ गया होगा कि ये पूरी कहानी, इसमें पूरे जो पॉइंट चलेंगे ये इस तरह चलेंगे, ठीक। तो यदि क्वेश्चन आता है इतिहास लेखन में सोर्स का महत्व क्या है, तो आपको ये सब बताने पड़ेंगे, सोर्सेज प्रकार बताने पड़ेंगे, और थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देंगे अपन। आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या आ गया, लिटरेचर में क्या क्या आ गया, क्योंकि अब मैं इनको टॉपिक वाइज लूंगा, इसको अलग से ही लूंगा। अपन एक टॉपिक लेंगे, हड़प्पा लेंगे, हड़प्पा में आर्कियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, फिर हम बात करेंगे वैदिक की, फिर हम बात करेंगे बाकी की, और फिर हम उसको तुलना करते चलेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैंने कहा था कि आपको यह रखना है कि हम जहां तक संभव हो डायग्राम्स का इस्तेमाल करें हिस्ट्री में, तो आपको बाकी से नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम है, मैंने बनवाए थे कुछ, किसी पास है डायग्राम वाली कॉपी? हिस्ट्री डायग्राम बनाए थे मैंने कुछ लास्ट क्लास में, 3-4 दिन से क्लास में जो बनाए थे, किसी पास है? आपका पास है? एक बार दे दीजिए, मैं दिखा दूं, यहाँ पे डिस्प्ले कर दूं कि अपन क्या डायग्राम को यूज करेंगे फुल क्वेश्चन में, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। हिस्ट्री में भी आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं लाना भूल गया जल्दी में, आपकी कॉपी है नहीं मेरे पास, ऋषभ देना। और ऐसे पहले नहीं है क्या हड़प्पा वाले? आपके पास अर्पिता दीजिए, हड़प्पा वाले दीजिएगा। किसी और पे राघव,
आप दे दीजिए, हिस्ट्री हड़प्पा दे दीजिए बाबा, है क्या? हाँ तो यही देखो, ये मैंने हड़प्पा का जो पिछली बार क्वेश्चन आया मेंस में एमपीपीएससी में, उसका एक मैंने डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन दिया है टाउन प्लानिंग को लेके। ठीक, जो लोग आए थे क्लास में वो पता है, जो नहीं आए वो था देखें। ये फुल क्वेश्चन जो आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनवाया था और मैंने कहा था इसको यूज करके आपको एक्सप्लेन करना है हड़प्पा के नगर नियोजन को। तो मैंने कहा था कि टाउन प्लानिंग में हड़प्पा में क्या क्या मिलता है। हड़प्पा में एक तो सबसे पहली चीज जो मिलती है, जो यूनिक सिस्टम हड़प्पा का, अद्भुत जो उसकी वहां की पहचान है हड़प्पा के नगरीकरण की, वो है ग्रिड प्रणाली, ग्रिड सिस्टम। पूरे नगर को इस तरह से विभाजित, वर्गीकरण किया गया था। ठीक, सारी सड़कें एक दूसरे से 90 डिग्री पे आके मिलती थी और उसके कारण पूरा नगर जो है रेक्टेंगुलर भागों में डिवाइड था। तो ये ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के बाद पक्की ईंटों का उपयोग, ये मैंने करवाया था। हड़प्पा ऐसा नगरीकरण जहां पे पक्की ईंटों का उपयोग मिलता है। इसके अलावा हड़प्पा के नगरीकरण की दूसरी विशेषता है कि नगर जो है ये दो भागों में बटा है, निचला नगर और ऊंचा नगर, अपर और लोअर स्टैंडर्ड। और इनके अंदर जो इमारतें हैं वो भी अंतर दिखाती हैं कि ऊपर के नगर की जो इमारतें हैं वो समाज के धनी लोग आदि के लिए थी और सामान्य लोगों के निवास नीचे थे, सामान्य लोगों के लिए नीचे था। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि साफ सफाई का बेहतर ध्यान रखा गया। जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, हिंदी में लिखते हैं, मैं जो बोल रहा हूं पॉइंट्स ऐसे चलेंगे, कुछ नया नहीं आएगा। ग्रिड सिस्टम, पक्की ईंटों का बेहतर इस्तेमाल, नगर को दो भागों में विभाजित किया गया, साथ में जल निकासी का बेहतर प्रबंधन, पत्थरों का इमारतों में उपयोग अनुपस्थित है। ये फैक्ट आएगा पीएससी में, साफ लिखा है एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग। ठीक, और लास्ट में कुछ इमारतें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत उपयोग की हैं और कुछ सामूहिक उपयोग की हैं। व्यक्तिगत जैसे स्वयं का घर, लेकिन आप देखें कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो सामूहिक हैं, जैसे महान स्नानागार, ठीक, जैसे अन्नागार, ग्रेनरी। तो टाउन प्लानिंग की जो फीचर्स हैं ये हड़प्पा की एक अद्भुत पहचान बनाते हैं और हड़प्पा भारत का पहला नगरीय सभ्यता थी, उसके ये विशेष लक्षण दिखाते हैं। मैंने इसको इसलिए इस रूप में दिखाया था अभी जो क्लास की थी शुरुआत। वापस से जब क्लास करूंगा तो मैं और थोड़ा डायग्राम मैंने और बना लिया उस टॉपिक के, तो इसी में और डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर हो जाएंगे। लेकिन हमको इस तरह के क्रिएटिव चीजों पर ध्यान देना है यदि नंबर खींचने हैं तो। इसी तरह से मैंने हड़प्पन नगरीकरण के जो मुख्य फीचर्स हैं, टाउन प्लानिंग, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा, लिपि, कला, सामाजिक जीवन और मृत्यु उपरांत जो शवदान की पद्धतियां हैं। यदि एग्जाम में आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन कौन से मुख्य विशेषताएं, तो ये आपको इनको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से अपन टॉपिक को लेके चलेंगे अपने डिस्कशन में और आंसर राइटिंग में। ठीक, क्लियर हो गया तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम आज ये है कि आज आपको, यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो
इतिहास लेखन, इतिहास क्या है, फर्स्ट चैप्टर दिया है क्लास 11th में आय शर्मा की बुक में। और इतिहास को समझने में साक्ष्यों का क्या महत्व है, व्हाट इज हिस्ट्री एंड द रोल ऑफ सोर्सेस इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। एंड द टाइप ऑफ सोर्सेस, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं और तमाम स्रोतों की सीमाएं क्या हैं, तमाम स्रोतों का महत्व क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और फिर निष्कर्ष क्या है, वो है तुलनात्मक इतिहास का अध्ययन साक्ष्यों के आधार पर। ठीक, क्लियर? तो ये अपना आज का डिस्कशन था। इसके आगे हम कल टॉपिक ले चलेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। ठीक, थोड़ा सा आके क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, तो आपको और अप्रोच समझ में आएगी जो बोल रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि आपके सिलेबस में उन्होंने पूरा दिया है यहाँ से इस टॉपिक से। तो कल हम शुरू करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, थोड़ा सा और डीप करके डिफरेंट तरीके से, ताकि और कुछ नए पॉइंट्स आपको मिलते जाए, है ना। धन्यवाद।